जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है सीटेट के उन विद्यार्थियों के लिए जिसने संस्कृत भाषा को चुना है। और आप इस वीडियो में देख पाएंगे मैंने कुछ थ्योरियाँ लाई है आपके लिए और साथ में कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न उत्तर लाए हैं। अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो एग्ज़ाम से पहले इसे ज़रूर देख लें। मैं हूं जीवन सर और आज आप देखेंगे एक महा मैराथन वीडियो। इसमें वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि कंटेंट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और इम्पॉर्टेंट कंटेंट को पूरा अंत तक ज़रूर देखें। मेरा दावा है वीडियो आपको आज पसंद आएगा और हर वीडियो की तरह आप इस पर भी लाइक करेंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं। कुछ संस्कृत के शब्दार्थों को पहले देख लेते हैं ताकि वीडियो में आपको समझने में आसानी हो सके। अस्ति मीन्स है होता है, किम मीन्स क्या, यदा मीन्स जब, सदा मीन्स हमेशा, सह मीन्स साथ, अपि मीन्स भी, अधोलिखित मीन्स नीचे लिखे गए, आसित मीन्स था, नास्ति मीन्स नहीं है, तदा मीन्स तब, पश्चात मीन्स बाद में, तही मीन्स तो, यत्न मीन्स प्रयत्न, न मीन्स नहीं, कह मीन्स कौन, संघात मीन्स समूह, तेसु मीन्स उनमें, तावत मीन्स तेरा, तस्य मीन्स उसका, मार्ग मीन्स रास्ता। अब आप कहेंगे संस्कृत के तो बहुत सारे वर्ड मीनिंग हो सकते हैं, फिर इसे क्यों लिया आपने? तो मेरा जवाब ये है कि यही सब अधिकतर प्रश्नों में पाए जाते हैं। तो अभी हम थ्योरी की क्लास तो कर नहीं रहे हैं, हमें तो सिर्फ एग्ज़ाम की दृष्टि से अच्छे मार्क्स लाने के लिए ऐसी कंटेंट देनी है जो आपके एग्ज़ाम को में मार्क्स दे सके। सबसे पहली शुरुआत हम करेंगे भाषा अर्जन तथा भाषा अधिगम में अंतर के साथ, क्योंकि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम थोड़ा सा अंतर होता है जिसकी वजह से मार्क्स में गड़बड़ियाँ हो जाती है। देखते हैं हम, जहाँ पर भी आपको अधिगम शब्द मिले, कौन सा शब्द मिले? तो अधिगम शब्द मिले। तो अधिगम का अर्थ होता है सीखना, शिक्षण, ये सब। लेकिन अर्जन की बात में जन्मजात सीखना, नेचुरली सीखना। तो हम थोड़ा सा डिटेल में बताते हैं आपको। भाषा अर्जन जो लेफ्ट साइड का है ये है भाषा अर्जन। तो ये क्या है? ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया, यानी भाषा अर्जन बच्चे नेचुरली कर लेते हैं, उन्हें सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दूसरी तरफ इधर बात करें तो द्वितीय भाषा, तो प्राकृतिक प्रक्रिया में कौन सी भाषा सीखी जा सकती है? तो मातृभाषा सीखी जा सकी, जबकि बच्चों को द्वितीय भाषा सीखने के लिए किसी न किसी की ज़रूरत पड़ती है, उसे हम बाद में आगे बात करने वाले हैं। दूसरा पॉइंट कह रहा है भाषा अर्जन का कि अनुकरण करने से भी बच्चे भाषा अर्जन कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि बच्चे YouTube से भी देख करके भाषा सीख जाते हैं। इस साइड में क्या है? यहाँ देखिए भाषा अधिगम में, भाषा अधिगम में सीखना पड़ता है किसी न किसी शिक्षक की सहायता से, किताब की सहायता से, यानी उसे कोई समझाने वाला होना चाहिए व्याकरणों को, नियमों को, तब वो भाषा अर्जन नहीं कहलाएगा, वो कहलाएगा भाषा अधिगम। तो हमने क्या देखा कि भाषा अर्जन नेचुरल प्रक्रिया है, भाषा अर्जन अनुकरण द्वारा सीखा जा सकता है, भाषा अर्जन परिवार में माता पिता और बड़ों से सीखा जाता है। यह सहज है, सहज मतलब आसान है, स्वाभाविक है, ये तो सीखेगा ही बच्चा। ये अनौपचारिक परिवेश, अनौपचारिक का मतलब होता है वैसा माहौल, अनौपचारिक परिवेश का बता रहा हूँ, वैसा माहौल जहाँ नियम कानूनों द्वारा भाषा का अर्जन नहीं किया जाता है। यानी नेचुरली जब होता है, जब नियम कानून या उसके रूल्स रेगुलेशन नहीं होते हैं तो उसे हम अनौपचारिक कहते हैं। और छठा पॉइंट है भाषा अर्जन में मातृभाषा
आ जाती है और क्षेत्रीय भाषा आती है। यानी इनको सीखने के लिए हमें किसी गुरु की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हमें किसी नियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये नेचुरली सीख जाते हैं। जैसा कि नोम चॉम्स्की महोदय ने कहा है, लैड LAD लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइड, यानी बच्चे के अंदर एक ऐसा यंत्र पाया जाता है जिसकी वजह से वो भाषा को ऑटोमेटिकली सीख जाते हैं। अब हम बात करेंगे अधिगम के बारे में थोड़ी सी चर्चा। तो जब हम द्वितीय भाषा सीखते हैं, जैसा कि एक अंग्रेजी मान लीजिए, जैसा कि एक संस्कृत मान लीजिए, या कुछ ऐसी भाषा उर्दू मान सकते हैं, तो इसके लिए हमें नियम सीखने होंगे, उसके व्याकरणों को जानना होगा, हमें विद्यालय भी जाना पड़ सकता है, शिक्षक की मदद लेनी पड़ेगी, ज़्यादा प्रयास करना होगा, और ये एक सरल प्रक्रिया तो होगी नहीं, यह एक जटिल प्रक्रिया होगी। और जब हम किसी संस्था द्वारा, किसी के निर्देश में, किसी के मार्गदर्शन में सीखते हैं तो वह एक औपचारिक प्रक्रिया होती है। आपने यहाँ समझा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे पढ़ने के प्रकार। तो पढ़ने के मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला है उनमें से स्किमिंग। क्या है? पहला है स्किमिंग, जिसको स्किमिंग रीडिंग में पढ़ना। यहाँ पर पहला प्रकार क्या है? स्किमिंग। तो जब पाठक, यानी यहाँ पर आप देख रहे हैं एक तस्वीर में पढ़ने वाला पाठक कहलाता है। जब पाठक पाठ्य सामग्री का केंद्रीय भाव तथा सार खोजने के लिए तेजी से पढ़ता है। आपने देखा होगा, हम सभी पेपर लेते हैं और मुख्य बातों को जल्दी पढ़ लेते हैं, हेडलाइंस देखते हैं। जब हम हेडलाइंस देखते हैं कि क्या घटना हुआ है, यदि एक तैयारी करने वाला छात्र है तो जल्दी से पलट करके देखेगा कोई बहाली तो नहीं आ गई है। ऐसे जब हम सार खोजते हैं तो मुख्य बातों को देखते हैं, सारा डिटेल में नहीं पढ़ते हैं, या इसका उद्देश्य होता है लिखने की व्यवस्था को समझना चाहता, मतलब क्या लिखना है जरा सा देख लें, तो यह कहलाता है प्रक्रिया स्किमिंग। यानी स्किमिंग के में पूरा गहन अध्ययन नहीं किया जाता है, जैसे कि अखबार पढ़ना। दूसरा प्रकार देखते हैं स्कैनिंग रीडिंग। स्कैन आप समझ पा रहे हैं, स्कैन क्या होगा? तो यहाँ पाठक किसी विशेष जानकारी को प्राप्त करने के लिए, हमने अभी कहा, देखिए पिछला वाला 1 नंबर और 2 नंबर में ध्यान से देखिए, यहाँ पाठक किसी विशेष जानकारी को प्राप्त करने के लिए वाक्यों को जल्दी से पार कर जाता है। आपने देखा होगा कि हम भी कई वीडियो ऐसे देखते हैं कि जो हम खोज रहे हैं वो नहीं मिलता है तो हम उसे टपाने लगते हैं, उसे हम स्किप करने लगते हैं। आपने देखा होगा कई वीडियो जब शुरू में बोरिंग करने लगते हैं तो हम उसे स्किप कर देते हैं। उसी प्रकार पिछला में क्या था, सरसरी निगाहों से पढ़ते हैं, लेकिन इसमें क्या करते हैं, हमें जो चाहिए सिर्फ वही पढ़ते हैं, बाद बाकी छोड़ देते हैं। मान लीजिए आपको कहा कि झारखंड में नई नियमावली बन गई, तो शुरू में बहुत सारे बातें लिखी होती है, आज का दिनांक इतना, पत्रांक ये वो, फलना चिलना ढिकना, ढेरी चीज़ रहता है, तो उसको टप करके जाते हैं और सीधा देखते हैं कि मुख्य बातें क्या लिखी हुई है एक टॉपिक के अंदर। तो ऐसे में हम कई वाक्यों को जल्दी पार कर जाते हैं। तो इस प्रकार के पढ़ने को स्कैनिंग रीडिंग कहा जाता है। इसके बाद तीसरा पॉइंट होता है गहन पठन। अब नाम से ही देख पा रहे होंगे क्या नाम लिखा हुआ है, गहन। गहन मतलब बारीकी होता है और डीप होता है। गहन का क्या मतलब होता है? तो गहन का मतलब होता है डीप। जैसा कि बच्चे पढ़ते हैं, बच्चों का एग्ज़ाम आ जाता है, जैसे कि आपका एग्ज़ाम सीटेट आ गया है, तो अभी आप क्या कर रहे हो, गहन पठन कर रहे हो। इसमें समय लेकर के पढ़ा जाता है, 2-3 बार भी पढ़ सकता है कि क्या मतलब क्या कहना चाह रहा है। जब आपने देखा होगा कि नोटिफिकेशन आया होगा सीटेट का, या अभी KBS का नोटिफिकेशन आ गया, KBS पे भी हमने वीडियो डाले हैं, उसे भी आप देख सकते हैं। तो उसका जब नोटिफिकेशन आया होगा तो आपने 8-10 ऐसे ज़रूर पॉइंटों को बार बार देखा होगा जो आपको देखने में, समझने में दिक्कत आ रही होगी। यहाँ पर पाठक क्या होता है, समझ करके पढ़ने का प्रयास करता है। वो चाहता है कि जितना भी पढ़ें हर बात को हम समझें। तो ये पढ़ने के 3 प्रकार थे। चलिए आगे देखते हैं। अब कहते हैं कि विचारों ने भाषा पर क्या विचार दिए हैं। तो विचारकों ने कौन कौन से महोदय ने दिया है? तो जैसे नोम चॉम्स्की ने दिया है, और
वाइगोत्स्की ने दिया है, और भी 2 हैं जो मैं आगे आपको बताऊंगा। टोटल 4 ने मुख्यतः भाषा पर बात की है। तो नोम चॉम्स्की महोदय ने कहा है, क्या कहा है, तो आपने कहा है बच्चे के अंदर सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। ये किसने कहा है? नोम चॉम्स्की महोदय ने कहा है कि बच्चे के अंदर सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। उन्हें भाषा की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर ये नहीं कि भाषा नहीं लिखा हुआ तो आप दूसरा समझ ले, यहाँ पर भाषा की बात हो रही है ना। नोम चॉम्स्की महोदय ने कहा है कि बच्चे के अंदर भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। और आपने ये कहा है कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस यानी भाषा अधिग्रहण यंत्र, इसकी बात करते हैं। ये कौन करते हैं? नोम चॉम्स्की महोदय। क्या बात करते हैं कि बच्चे के अंदर एक डिवाइस पाया जाता है, इसे लैड कहते हैं, और उसी के कारण बच्चे जन्मजात ऑटोमेटिक सीख जाते हैं, उन्हें भाषा सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब हम यहाँ भाषा की बात करते हैं तो वह उसकी क्षेत्रीय या मातृभाषा होती है। उन्होंने एक बात और कही है जो कि वेरी इम्पॉर्टेंट है, जो है सार्वभौमिक व्याकरण यानी यूनिवर्सल ग्रामर की बात करते हैं। ये कौन करते हैं? नोम चॉम्स्की महोदय। और उन्होंने 2 प्रकार के चिंतन बताए हैं। उन्होंने क्या बताए हैं? यानी चिंतन की 2 प्रकार की अवधारणा उन्होंने दी है, सतही चिंतन और गहन चिंतन। जैसे कि बच्चे को हम पहले सतही चिंतन को समझते हैं। एक बच्चे ने कहा माँ, ठीक है, तो माँ ये जान रहा है कि माँ कौन है, लेकिन माँ डीप में माँ के बारे में वो कुछ नहीं जानता है। और मान लीजिए हम कहते हैं बच्चे को शेर, तो जब हम बात करते हैं बच्चे की तो बच्चे ने कहा शेर, तो बच्चे को डीप नॉलेज शेर के बारे में नहीं है। जैसे कि वह बहुत 3 किलोमीटर दूर से उसकी दहाड़ सुनी जा सकती है, वो एक मांसाहारी जानवर है, वो ख़तरनाक होता है, उसकी जीभ में इतने बड़े बड़े कांटे होते हैं कि चाट करके मांस को खा सकता है किसी का। तो ये सब जो डीप नॉलेज होता है पहली स्थिति में नहीं होती है। यानी सतही चिंतन में बच्चा शेर तो जानता है लेकिन शेर के डिटेल को नहीं जानता, यानी डीप नॉलेज उसका नहीं होता है। लेकिन गहन चिंतन में उसके डीप नॉलेज को भी वह प्राप्त कर लेता है। अगला है वाइगोत्स्की महोदय। तो ये जो वाइगोत्स्की महोदय है, उनका कहना था कि बच्चे की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है, तो वो आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि वाइगोत्स्की महोदय ने कौन सा सिद्धांत हमें दिया है। बहुत इजी सा सिद्धांत दिया है, इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। चलिए, तो इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि बच्चे की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है। दूसरी बात इन्होंने कही, बच्चा अपनी भाषा के विकास के दौरान 2 तरह की बोली बोलता है। देखिए ये वाला बहुत इम्पॉर्टेंट है। इन्होंने ये जो बात कही है वो वाला प्राइवेट स्पीच की, यानी नोम वाइगोत्स्की महोदय ने प्राइवेट स्पीच की बात कही है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और कई बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। इन्होंने जेडपीडी की बात की है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए यहाँ देखते हैं। पहला ये कहा था आत्म केंद्रित बोली और दूसरा होता है सामाजिक। कहने का मतलब ये है कि बच्चा 2 तरह से बोलता है, अपन आपस में बात करता है यानी अपने अंदर से, और दूसरा दूसरे लोगों के साथ बात करता है। ये बात कही थी इन्होंने। इन्होंने ये भी कहा था कि जब बच्चा मैंने प्राइवेट स्पीच करता है, यानी जब बच्चा प्राइवेट स्पीच करता है तो वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाता है। यानी यदि आप एक दौड़ रहे हैं एक बच्चे के तौर में और आपको लगता है कि नहीं मैं कर सकता हूँ, मैं दौड़ पूरा कर लूँगा, मैं एग्ज़ाम क्लियर कर लूँगा, तो ये जो प्राइवेट स्पीच करते हैं तो ये बच्चे को मोटिवेट करता है। अगले हैं जीन पियाजे महोदय। भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ अंतःक्रिया करके के माध्यम से ही विकसित होती है। देखिए यहाँ पर इन्होंने ये नहीं कहा था कि अंतःक्रिया करके होगा। वाइगोत्स्की महोदय ने कहा कि संपर्क सिर्फ मिलने से ही, मतलब आपस में बात करने से हो जाएगा, ऐसा जीन पियाजे महोदय कहते हैं। यानी उसके साथ अंतःक्रिया
करनी होगी। लेकिन वाइगोत्स्की महोदय ऐसा नहीं कहते हैं कि अंतःक्रिया करिएगा तभी भाषा सीखिएगा। वाइगोत्स्की महोदय का कहना यह भी है कि बच्चा सुन करके भी, अनुकरण करके भी सीख सकता है, लेकिन उन्हें परिवेश की ज़रूरत पड़ती है, उन्हें वातावरण की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जीन पियाजे ने कहा था कि भले ही परिवेश की ज़रूरत पड़ती हो, लेकिन उसके साथ बात करनी होगी, उसके साथ अंतःक्रिया करनी होगी, तभी सीख सकते हो भाषा। जीन पियाजे महोदय भाषा अर्जन के पक्षधर थे। नेक्स्ट है स्किनर महोदय। तो स्किनर महोदय का तो बात ही अलग है। इन्होंने क्या कहा, बच्चे अनुकरण द्वारा भाषा सीखते हैं। अब ये नहीं कहा इन्होंने कि इसके अनुकरण द्वारा, तो इसका मतलब बच्चे कहीं भी अनुकरण करके भाषा को सीख सकते हैं, चाहे वो मोबाइल हो। आपने देखा होगा आजकल कि मोबाइल बच्चे बहुत ज़्यादा सीखते हैं, और जब बच्चे मोबाइल सीखते हैं उसी तरह की भाषा को भी सीख लेते हैं। चलिए अब हम सार जान लेते हैं भाषा के व्याकरण का। अब हम बात करने वाले हैं इसके सार को। सार का मतलब होता है निष्कर्ष को। अब हम जानेंगे कि हमने क्या सीखा। तो हमने ये सीखा कि प्रत्येक भाषा का व्याकरण होता है। ये बिल्कुल सही बात है कि प्रत्येक भाषा का व्याकरण होता है। बिना व्याकरण के भाषा नहीं हो सकती। बिना व्याकरण के जो भाषा होगी उसे भाषा नहीं कहेंगे, उसे बोली कहेंगे। क्या कहेंगे? उसे कहेंगे बोली। दूसरा पॉइंट ये है कि प्रत्येक भाषा की एक लिपि होना आवश्यक नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि देवनागरी लिपि में देवनागरी लिपि में हिंदी, संस्कृत, अंगिका इत्यादि आ जाती है ना। देवनागरी लिपि में आ जाती है, जैसे कि गुरुमुखी में पंजाबी आ जाती है। तो आपने ये देखा कि यहीं पर मैंने आपको 3 भाषा बता दिए जिसमें देवनागरी लिपि आती है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सबके लिए अलग अलग लिपि हो। अब दूसरा देखते हैं, भाषा के साथ संलग्नता जरूरी है। संलग्नता जरूरी क्या है? जब आप बात करेंगे, जब आप भाषा का प्रयोग करेंगे तो किसके साथ करेंगे? उसके लिए आपको लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। आप कभी कभी ही अपने आप से बात कर सकते हैं, हर समय तो अपने आप से बात नहीं कर सकते। यदि आप अपने आप से हर समय बात करेंगे तो लोग गलत समझेंगे, कहेगा कि यह लड़का तो बड़बड़ाते रहता है, या तो इसके लगते मानसिक विक्षिप्ति हो गई है, या ये कुछ पागल जैसा लक्षण दिखा रहा है। तो हर समय अपने आप से बात करना उचित है नहीं। तो हमने क्या सीखा कि भाषा के साथ संलग्नता जरूरी है। बच्चे अलग अलग उद्देश्यों के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं और सीखते हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। यानी कि अलग अलग उद्देश्य, बात सिर्फ एक प्रकार की तो हो नहीं सकती है। भाषा का प्रयोग करने के कई उद्देश्य हो सकते हैं, और कई उद्देश्य से कई प्रकार की बातें सीखते हैं। अगला पॉइंट है, भाषा सीखने के लिए भाषा समृद्ध परिवेश महत्वपूर्ण है। ये बहुत बड़ी बात है। यानी कि भाषा सीखने के लिए एक अच्छे माहौल की ज़रूरत पड़ती है। जैसे वह बोर्ड हो सकता है, वह चार्ट हो सकता है, वह होर्डिंग भी हो सकता है। जैसे कि हमने कहीं देखते हैं और इसमें दिल मांगे मोर, या इसी से प्यास बुझेगी। तो ये सब हमें बहुत कुछ सिखा देते हैं। ये परिवेश में होता है, उस प्रकार की तस्वीरें लगी होती हैं। अब है भाषा शिक्षण एक प्रकार से अन्य विषयों की कक्षाओं में भी मौजूद होता ही है। अब आप कहेंगे कि मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ, तो चलिए अंग्रेजी तो लैंग्वेज है, मैं गणित की बात करता हूँ, तो अब आप कहेंगे कि गणित के विषयों में कक्षाओं में भी भाषा शिक्षण होता है। या हम बात कर लें साइंस की, तो साइंस में भी भाषा शिक्षण का, यानी कि उसमें भी भाषा सिखाया जा सकता है। तो मैं इसे बता दूं कि कैसे। तो ये देखिए, आप योग सीखते हैं, योग
गुणन, भागफल, संगणक या सम, विषम, ये सब जो आप देखते हैं ये क्या है, एक बच्चे के लिए ये गणित की भाषा है। तो हमने ये देखा कि भाषा बाकी विषयों द्वारा भी सीखी जा सकती है और उसमें मौजूद होते हैं। जैसे कंप्यूटर भाषा की बात करूं तो उसमें रैम होता है, उसमें मदरबोर्ड होता है, उसमें सीपीयू होता है, उसमें यूपीएस होता है। तो बाकी सब्जेक्टों में भी भाषाएं होती हैं। अब आप जान लीजिए कि 2021 सीटेट में तहलका मचाने वाले मनोवैज्ञानिक के बारे में, यानी एक ऐसे मनोवैज्ञानिक जिन्होंने 2021 के सीटेट में सीबीटी जो हुआ था कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम, उसमें तहलका मचा दिया था। यानी कि भर भर के क्वेश्चन उसके चैप्टर से आए थे और वो मनोवैज्ञानिक है स्टीफन क्रेसन। इस तस्वीर को आप देख लीजिए गौर से, यही महोदय हैं जो कि पहले इसके टॉपिक से कम क्वेश्चन पूछे जाते थे। अभी पिछला बार देखा गया कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखते हैं इन्होंने क्या बात की है। इन्होंने कही है कि भाषा अर्जन अधिगम परिकल्पना है। अब आप जान लीजिए कि अधिगम परिकल्पना क्या होती है। यानी इन्होंने कहा है कि भाषा अर्जन, यानी यदि कोई बच्चा अपने से भाषा सीख रहा है, प्राकृतिक माहौल में भाषा सीख रहा है, तो वो भाषा अर्जन कहलाएगा। और एक सीखने की परिकल्पना है ये कि भले ही वो घर में सीख रहा हो या प्राकृतिक माहौल में सीख रहा हो, लेकिन एक अधिगम परिकल्पना ही तो है। दूसरा बात कि मान लीजिए कि किसी बच्चे ने किसी बड़े की, मान लीजिए आपके घर में कोई बहुत अच्छा अंग्रेजी बोलता है, तो आपके घर के बच्चे, एक्स बच्चे ने, आपके घर में एक बच्चा जिसका नाम एक्स है, उसने भी अंग्रेजी बोलना सीख लिया। तो चूँकि आपको अच्छी अंग्रेजी आती है तो आपको उस बच्चे पर निगरानी रखनी होगी, कहीं उसने GOT गॉट तो नहीं बोल दिया। बकरी के बारे में पूछा तो GOT गॉट तो नहीं बोल दिया, या किसी तरह का उच्चारण उसने गलत तो नहीं कर दिया, है कि नहीं। तो इस पर आपको निगरानी रखने की ज़रूरत है, तभी वह बहुत अच्छा आगे बढ़ेगा। तीसरा बात कहता है बच्चों को ऐसे इनपुट देने चाहिए जो बोधगम्य हो। मतलब ऐसा चीज़ उसको दीजिए जो उसकी समझ में आए, उसको जल्दी से मतलब अच्छे तरह से माहौल मिले। और उसने ये कहा है कि अब उसे आप ऐसा मतलब व्यवस्था कर दीजिए कि जब आप देख रहे हैं कि आपके बच्चे ने कम उम्र में एक इंग्लिश भाषा को सीख लिया, तो आप उसे ऐसा करें, एक गुरु दे दें, शिक्षक दे दें, उसे आप टीचर दे दें जो उसकी अंग्रेजी को निखार सके। या आप ऐसा करें कि उसे एक विद्यालय में भरा दें जहां उसका अच्छा विकास हो सकता है। तो इस बात को हम कहते हैं निवेश। निवेश का मतलब होता है पूंजी लगाना। तो आपने उसी बच्चे को ऐसे इनपुट दे दिए जो उसको आगे चल कर के फ़ायदा होगा और उसका विकास बहुत ज़्यादा होगा। अब है भावात्मक फ़िल्टर। अब हम यहाँ बात करते हैं भावात्मक फ़िल्टर की। तो भावात्मक फ़िल्टर देखिए, भाव से ही आपको पता चल रहा होगा कि उसे फीलिंग की बात हो रही है। तो आप उसकी फीलिंग को, वो सीखना चाहता है, आप उसके सपोर्ट करें, है कि नहीं। और फिर है प्राकृतिक क्रम। क्रम का मतलब होता है एक तरीका से। यदि मान लीजिए कि आपके बच्चे ने इंग्लिश सीख ली, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप तुरंत उसको 5-6 साल की उम्र में या 10 साल में सीखा तो उसे इंग्लैंड भेज दें, ऐसा नहीं है। बात यहाँ है एक क्रम होता है। हर एक किसी बच्चे का दिमाग उसी प्रकार बनाया जाता है कि जितना वो लोड ले सके। अगर आप हद से ज़्यादा उसे लोड देंगे तो उस पर एक
बहुत ही मुश्किल आने वाली होती है। जैसे हम कहते हैं कि कोई बच्चा, आपने इसको देखा होगा हॉवर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। क्या देखा आपने? बहुबुद्धि सिद्धांत देखा होगा। यानी सभी के अंदर एक जैसी क्षमता नहीं होती है। कोई मैथ में आगे होता है, कोई खेल में आगे होता है, कोई पढ़ने में आगे होता है। तो यदि आप एक ही तरह से घाटेंगे, सब दल घटने से एक बना देंगे, तो उसके अंदर दिक्कत आ जाएगी। आपको समझना होगा कि ठीक है, ये बच्चा हमारा अच्छा है, तो इसे हम क्रम से आगे बढ़ाएंगे। जैसे जैसे वो सीखते जाएगा, उसका प्रेशर उसी तरह धीरे धीरे हम बढ़ाएंगे। हम ये उम्मीद रख लेते हैं कि सभी बच्चे फर्स्ट करें। क्या ये संभव है? नहीं है। हम उसका बचपना छीन लेते हैं, तो हमें ये करने की ज़रूरत नहीं है। छठा बात इन्होंने कही थी, सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन। आपने यहाँ पर SLA का इस्तेमाल किया था। SLA के बारे में सिर्फ इन्होंने ही बात की है। और इनका ये देखिए, भाषा अर्जन देख रहे हैं यहाँ, हमने अभी इतना सारा बताया, तो हमने कभी भी ये कहा कि मातृभाषा के बारे में इन्होंने बात की? हमने मातृभाषा की चर्चा ही नहीं की। हमने कहा कि भाषा यदि बच्चा सीखता है तो आपको उसे सपोर्ट करने की ज़रूरत है, उसे ऐसे माहौल देने की ज़रूरत है, स्कूल टीचर या कुछ ऐसे देने की ज़रूरत है जो उसके जो भाषा का जो स्तर है वो ऊंचा उठ सके। और उसे आपको मनोवैज्ञानिक सपोर्ट करने की ज़रूरत है, उसे आपको सही क्रम देने की ज़रूरत है। तो ये किसकी बात हो रही है? तो ये बात हो रही है सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन की। अब हम देखेंगे भाषा कौशल, और भाषा कौशल से सवाल पूछे जा रहे हैं। अब आप ये सोचेंगे कि संस्कृत का मैंने लगाया महामैराथन और ये क्या हो रहा है। तो भाई ये देख लीजिए कि संस्कृत हमारी सेकेंड लैंग्वेज है। और हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा कि जब भी आप भाषा अधिगम करते हैं, हम जो बता रहे हैं आपको वो भाषा अधिगम हो रहा है, ना कि भाषा अर्जन। अगर आप भाषा अर्जन कर रहे होते हैं तो खुद से किसी की बोलचाल या कहीं से भी सीख जाते हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? भाषा अधिगम कर रहे हैं। तो भाषा के बारे में बताना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। तो हम बात करेंगे भाषा कौशल की। तो भाषा कौशल दो प्रकार के होते हैं, प्रोडक्टिव स्किल एंड रिसेप्टिव स्किल। वे अभिव्यक्तात्मक कौशल और ग्रहणात्मक कौशल। तो अभिव्यक्तात्मक में होता है, इसको हम उत्पाद कौशल भी कहते हैं। कभी कभी आपको मिल जाएगा उत्पाद कौशल, उत्पाद कौशल, तो ऐसे भी आपको मिलेंगे। इसी को कहा जाता है, इसे नहीं। अब इसमें और इसमें क्या अंतर है ये आप समझ लीजिए। जो पहला पॉइंट देख रहे हैं आप, ये वाला, इसमें आपको ग्रहण करना पड़ता है, नहीं सॉरी, इसमें आपको बाहर निकालना पड़ता है और यहाँ पर आप ग्रहण करते हैं। तो आप सोचें कि कौन ऐसे दो चीज़ें हैं जो आपको ग्रहण करवा देगा। तो जब आप सुनेंगे और जब आप पढ़ेंगे तो आपके अंदर आएगा। आप सुनते हैं, मान लीजिए गाना सुन रहे हैं, आपने अभी देखा है बहुत चल रहा है, तो जो बच्चे सब भी डांस करते हैं, वही वाला गाना की बात कर रहा हूँ मैं, या पुदीना वाला गाना चला था, तो आप सुने थे तो आपके अंदर चला गया। आपने किसी चीज़ को पढ़ा तो उसके विचार आपके अंदर चले गए। लेकिन जब आपने बोला तो बात बाहर निकली, आपने लिखा तो बात बाहर निकली। हमने देखिए यहाँ पर आपके लिए ये लिखा हुआ है, तो बात बाहर निकली कि नहीं निकली? अच्छा, अब हम देखेंगे दो पॉइंट को जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। हम इसे रट लेते हैं, सुबोपली, है ना, सुबोपली। ये माना गया है, यानी सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना ये एक सही क्रम है। ये माना गया है। 100 में 100% ये क्रम होता ही नहीं है। ठीक है, ये आपस में अंतर संबंधित है, यानी सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना ये आपस में अंतर संबंधित है, परंतु ये किसी भी क्रम में हो सकता है। ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, लेकिन इसे आप 100% सत्य न मान लें। अगर आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, एग्ज़ाम में आ गए हैं, तो आप सुबोपली के हिसाब से
लिख सकते हैं। सुबोपली यानी सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इसी के हिसाब से एग्ज़ाम दे सकते हैं, ऑप्शनों का चयन कर सकते हैं। लेकिन ये मतलब कहेंगे कि 100% सही क्रम है, तो ये बात सही नहीं है। अब हम बात करेंगे भाषा शिक्षण की विधियाँ, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो पहली विधि है व्याकरण अनुवाद विधि, जिसे हम शास्त्रीय विधि के नाम से भी जानते हैं। यानी आप नाम से ही पढ़ पा रहे होंगे कि इसमें आपको पहले व्याकरण सीखना पड़ेगा, है कि नहीं। इस विधि में सबसे पहले जो लैंग्वेज आप सीख रहे हैं, मान लीजिए इंग्लिश सीख रहे हैं या संस्कृत सीख रहे हैं, तो उसमें आपको व्याकरण बताई जाएगी। आपने शुरू में देखा कि हमने कुछ आपको इम्पॉर्टेंट वर्ड मीनिंग बताए। ये तो एक वीडियो के लिए था। अगर मैं इस तरह का और वीडियो बनाता हूँ तो उसमें भी मैं आपको बताऊँगा व्याकरण के बारे में। फिर व्याकरण और उसके नियम बताकर भाषा की शिक्षा प्रदान की जाती, जैसे तीत, अंति, सीत, था, आमी, आवा, आम, है कि नहीं। इस विधि में बोलने की अपेक्षा लिखने और पढ़ने पर अधिक बल दिया जाता है। तो आप देख लीजिए, ये एक पुरानी विधि हुई कि नहीं। आजकल बात करते हैं, आजकल मनोवैज्ञानिक बात करते हैं भाषा ज़्यादा बोलवाने की, और पुराने विधि में ये कहा गया है कि बोलने की अपेक्षा लिखने पर अधिक बल दिया जाए। तो ये इतनी इम्पॉर्टेंट विधि नहीं रह जाती है, इसलिए इसे शास्त्रीय विधि भी कहा गया है। चलिए आगे देखते हैं। प्राकृतिक विधि, इस विधि में दूसरी भाषा को सिखाने के लिए सुनने और बोलने पर जोर दिया जाता है। किस पर जोर दिया जाता है? सुनने और बोलने पर, ताकि वे वाचित रूप से परिचित हो जाएं। वाचित रूप से परिचित का मतलब कैसे बोला जाता है। इस प्रकार वे दूसरी भाषा को उसी तरह सीखेंगे जैसे कि अपनी मातृभाषा। तो ये नेचुरल बात है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? प्राकृतिक विधि कहा जाता है। तीसरा है मस्तिष्क उद्वेलन विधि, यानी ब्रेन स्ट्रॉमिंग। अब नाम से ही देख पा रहे हैं, ब्रेन यानी मस्तिष्क, और स्ट्रॉम का मतलब तूफान होता है, कि आपके अंदर दिमाग में तूफान उठने चाहिए। इसके प्रतिपादक ऑसबॉर्न थे। कौन थे? ऑसबॉर्न। ब्रेन स्ट्रॉमिंग या मानसिक उद्वेलन विधि, मस्तिष्क उद्वेलन विधि शिक्षण की एक ऐसी विधि है जिसमें अधिगमकर्ता के मस्तिष्क में किसी समस्या के समाधान हेतु विचार या समस्या का प्रस्फुटन किया जाता है। मतलब ये कहना चाह रहा है कि जब बच्चे के सामने एक समस्या होती है तो वो उसके बारे में दिमाग लगाना शुरू करता है, फिर उसी के हिसाब से उपागम लगाता है। उसमें जो उपागम लगाता अगर सही साबित हो गया, यानी सही उपागम लगा दिया, तो उसका आंसर भी सही आ जाता है। यानी एक बच्चे के, एक अधिगमकर्ता के मस्तिष्क को नए विचारों या नए समाधान हेतु उकसाया जाता है। और सबसे अच्छा विधि है प्रत्यक्ष विधि। इसके जनक जॉन बेसडोक माने जाते हैं। इस विधि में ये होता है कि आप इसे उठा करके वहीं पर ले जाइए, मतलब सामने होना चाहिए, है ना। हम सभी क्या करते हैं, एज ए टीचर बच्चे को तस्वीर दिखा के कहते हैं आम, ए फॉर एप्पल, वहाँ पर तस्वीर होती है, यानी प्रत्यक्ष होता है कि नहीं, आमने सामने होता है। या आप डायरेक्ट बात करना शुरू कर दीजिए, यानी कि यदि आपको संस्कृत बोलना है तो संस्कृत के माहौल में चले जाइए। आपको कोई ग्रामर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑटोमेटिक ग्रामर मतलब सब सीख जाएंगे। अगर आपको बंगला बोलनी है तो बंगाल में कुछ दिन रह लीजिए, आप बंगला बोलने सीख जाइएगा। तो यानी प्रत्यक्ष तरीके से होता है, तो ये सुगम भी होता है, निर्बाध होता है, इसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं होती है।
अब हम थोड़े से इम्पॉर्टेंट फैक्टों को जान लेते हैं। तो पहला फैक्ट है, हिंदी भारत की राजभाषा है, न कि राष्ट्रभाषा। राजभाषा का दूसरा अगर बात करें तो इसे ऑफिशियल लैंग्वेज भी कहा जाता है। ऑफिशियल लैंग्वेज कहा जाता है। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है, तो मेरे मित्रों भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है, भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है। इसके बाद 8वीं अनुसूची में, और यहाँ से सवाल हर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल है। पहला सवाल क्या हो सकता है कि भारत में किस अनुसूची में भाषाओं को मान्यता मिली है, तो वो है 8वीं अनुसूची। तो कितनी भाषाओं को मान्यता मिली है, तो वो है 22 भाषाओं को। उसमें है असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़ीसा की ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली तथा डोगरी। ये 22 भाषाएं हो गई। नीचे कुछ दिया हुआ है, वो है शास्त्रीय भाषाएं। शास्त्रीय भाषाओं में क्या क्या आता है, तमिल आता है, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, ओडिया इत्यादि। अब हम देखने वाले हैं लेखन के उद्देश्य। भाई आखिर हम लिखते ही क्यों हैं, तो उसके है विचारों को प्रोत्साहन। यानी आप बच्चे को लिखने के लिए क्यों कहते हैं, ताकि वो अपने विचारों को यानी उसे प्रोत्साहित कर दीजिए। यानी कि एक बच्चा लिखने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। और कैसे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, अपने भाषा में, अपने विचारों में, अपने प्रकार से। यानी ऐसे हम उसे सवाल दें, जैसे कि अगर आप भारत के प्रधानमंत्री होते तो क्या करते। तो ऐसे सवाल जब हम उसको देते हैं तो उसके विचारों को प्रोत्साहन मिलता है। अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते, इस तरह के। या एक कौवा प्यासा था वाला कहानी में, अगर आप कौवे की जगह में होते तो घड़े में क्या करते, या आप क्या वहीं पर रुकते, आप कंकड़ चुनते, या कुछ भी अपने विचारों में वर्णन कीजिए। या कहीं पिकनिक स्थल का घटनाक्रम या उसके बारे में अपने शब्दों में लिखें। तो ऐसे शब्द जब हम बच्चों को कहते हैं तो उसके विचारों को प्रोत्साहन मिलता है। अगला है स्पष्ट उद्देश्य। आखिर लेखन का एक उद्देश्य तो होना चाहिए ना, कि स्पष्ट लिख सके बच्चे, काम की बातें लिखे। आपने देखा होगा जब आप बच्चों को कहेंगे कि बिल्ली पर लिखो, तो बच्चे क्या करते हैं, वो करने लगते हैं। बिल्ली के 2 कान होते हैं, एक मुंह होती है, बिल्ली का एक पेट होता है, बिल्ली के 4 पैर होते हैं। वो काम की बातें नहीं लिखती हैं, सिर्फ बनावट की बातें लिख देती है। तो उन्हें हमें एक स्पष्ट उद्देश्य दिखाना होगा। जैसे बिल्ली एक चौपाया जानवर है, उसके चलने पर आवाज़ नहीं होती क्योंकि पैरों में गद्दे होते हैं। वो दूध चोरी करके पी जाता है, उसे चूहे पकड़ के खाना पसंद है, वो चोरी छिपे आ जाती है, पता भी नहीं चलता। कहने का मतलब ये ना लिखे कि बिल्ली के 4 पैर होते हैं, उसकी 2 आँखें होती है, एक मुंह होता है, 1 नाक होते हैं, 2 कान होते हैं। तो ये स्पष्ट उद्देश्य होना चाहिए। यही है लेखन का उद्देश्य, कि साफ साफ बच्चे लिखना सीखें। व्याकरण की शुद्धता उसमें होनी चाहिए। बच्चे के लेखन कौशल के अंदर व्याकरण की शुद्धता होनी चाहिए, जो कि अचानक से नहीं आएगी, वो धीरे धीरे आएगी। फिर है रचनात्मकता। हमने रचनात्मकता के बारे में बताया, क्रिएटिविटी कहते हैं कि लेखन ऐसा हो जिसमें क्रिएटिविटी छलके। अब हम देखेंगे लेखन की प्रक्रिया उपागम, यानी इसमें छात्र क्रमबद्ध तरीके से सीखते हुए लेखन कौशल में दक्ष बनते हैं। दक्ष का मतलब निपुणता हासिल करते हैं। अब हम बात करेंगे सुरती लेख की। सुरती लेख को श्रुत लेख कहा जाता है, सुरती लेखन भी कहा जाता है। हम सभी ने देखा होगा कि हम सब जब बच्चे थे तो हमारे शिक्षक या जब हम पढ़ाते हैं तो हमारे शिक्षक या हम एज ए शिक्षक
क्या करते हैं, कुछ हार्ड वर्डों को, जो कठिन कठिन वर्ड हमें लगता है, वो बच्चों को बोलते हैं और वो बच्चे सुन करके उसे लिखते हैं। इसे ही सुरत लेखन कहा जाता है। इसका उद्देश्य होता है कि हमें उन शब्दों को पहचानना जिसे लिखने में बच्चे कठिनाइयाँ महसूस करते हैं, और पहचान करके उसे हम सुधार करने पर, तो इसका सबसे बेहतर तरीका है कि एज ए शिक्षक आप पहले उसे लिखवाएं, और जो सही हुआ तो आप सही तो करेंगे ही, जो गलत हुआ उन्हें रेड पेन से गोल घेरें और उसी समय आप उसे सही लिखना समझा करके फिर उसे कहें कि इसे कुछ इतनी बार आप रिपीट करो। तो ये वर्तनी को, यानी कि जो कि गड़बड़ियाँ हो रही है लिखने में, उसे सुधारने में मदद करता है। अब हम देखेंगे कुछ प्रश्नों को। अब हम देखने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न। निम्नलिखितेषु, यानी निम्नलिखितेषु यानी नीचे दिए गए थे, अष्टम कक्षा पर्यंतम शिक्षणम माध्यम विषये शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 इत्यस्मिन् का संस्तुति विद्यते, यानी निम्नलिखित में से 2009 शिक्षा का अधिकार अधिनियम 8वीं कक्षा तक किस बात की संस्तुति करता है। तो यहाँ कह रहा है अष्टम कक्षा पर्यंतम यथासंभव मातृभाषा शिक्षण माध्यमम भवितव्या, यानी 8वीं कक्षा तक जहाँ तक संभव हो मातृभाषा में शिक्षा देने की बात कही है। तो यही इसका सही आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर 1। दूसरा है विद्यालयीय शिक्षायाम नीति रूपे बहुभाषीयता इत्यस्त को अर्थ, यानी विद्यालयीय शिक्षा में नीति रूप में बहुभाषिकता का क्या अर्थ है। सर्वे बालका मातृभाषायां गृहभाषायां विद्यालये अध्ययनं प्रारम्भते, यदा ते प्रगतिं कुर्वन्ति तदा अन्यासां भाषाणां वृद्धि कुर्वन्ति, यानी पहले बच्चों को शुरुआत में गृह भाषा या मातृभाषा में अध्ययन प्रारंभ करना चाहिए। इसके बाद उन्हें धीरे धीरे अन्य भाषाओं को सिखाने की या वृद्धि करने की कोशिश करनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए सही है 2 का। तीसरा है भाषा अधिकरणस्य अर्थ अस्ति, यानी भाषा अधिकरण का क्या अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए भाषाया व्याकरणस्य नियमानां शिक्षणम, यानी भाषा के व्याकरण के नियमों को सीखना। दूसरा है अनौपचारिक परिवेशे अचेतन रूपे भाषाया शिक्षणम। तीसरा है औपचारिक परिवेशे सचेतनम प्रयासम भाषाया शिक्षणम। और चौथा है भाषा विषयकम शिक्षणम। तो हमने 2 बातें कही थी शुरू में कि भाषा अधिकरण और भाषा अर्जन। जब भाषा अधिकरण की बात आती है तो वो औपचारिक होता है और उसमें प्रयास की तो ज़रूरत पड़ती ही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला पॉइंट है श्रुति घटनानां सूचनार्थम पत्रिकाम पठती। श्रुति नाम की एक लड़की है, घटनाओं को सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए पत्रिका पढ़ती है। तस्या पठनम किम कथ्यते, यानी उसकी पठन को क्या कहते हैं। अब घटना खोज रही है, हमने पठन के बारे में कहा था। तो जब घटना खोजा जाता है तो टपा टपा के जहाँ मन तहाँ खोजता है, कहीं कुछ मिल जाए इम्पोर्टेंट वाला, उस तरह का परीक्षा। तो इस तरह का उस तरह की परीक्षा नहीं, उस तरह का पढ़ाई। तो उस तरह के पढ़ाई को हम क्या कहते हैं, उस तरह की पढ़ाई को हम कहते हैं स्कैनिंग, यानी स्कैन कर रही है वो, जल्दी जल्दी टपा टपा के देख रही है कुछ काम का मिल जाए। अगला पॉइंट है कस्य विचारे मानवा भाषा अधिग्रहण यंत्रेण स जानीते यत् तान् भाषा अधिगमे सहायकं भवति।
किसके विचार से मनुष्य के अंदर ये जाना जाता है कि भाषा अधिग्रहण यंत्र की बात, और जिसकी सहायता से वे सभी भाषा अधिगम में सहायता होती है, यानी सीखते हैं। तो ये किसने कहा है? मोटा मोटी आप समझिए तो भाषा अधिग्रहण यंत्र की बात किसने कही है? तो ये कही है नोम चॉम्स्की महोदय ने। नेक्स्ट है निम्नलिखितेषु का शब्दावली वाइगोत्स्की इत्यस्त सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांतेन सह संबंधा नास्ति, यानी वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का संबंध किससे नहीं है? परस्पर सामाजिक संपर्क, दूसरा पौनिर्माणम, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, और भाषा अधिग्रहण यंत्र। तो यहाँ पर आप देखिए कि वाइगोत्स्की महोदय ने सामाजिक संपर्क की बात की है, उन्होंने स्केप होल्डिंग की बात की है जिसे मचान, पाड़ या सपोर्ट देना कहा जाता है। उन्होंने जेडपीडी की भी बात की है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, लेकिन उन्होंने लेड की बात नहीं की है। लेड की बात तो नोम चॉम्स्की महोदय ने की थी। भाषा शिक्षणे, ये 7 नंबर का क्वेश्चन है। भाषा शिक्षणे अवबोध्य निविष्ट यानी निवेश बोधगम इति अवधारणा कैन प्रतिपादितम। देखिए हमने कहा था ना तहलका मचाने वाले बोधगम की बात कही है स्टीफन क्रेसन ने। यहाँ पर फ्रेसन हुआ है, आप इसे सुधार करेंगे क्रेसन, इसने किसने कही है? स्टीफन क्रेसन ने। और वीडियो अगर समझ में आ रहा है, जानकारी अच्छी लग रही हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का वीडियो आपको मैं और ला करके दूं। और आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आप अगर कमेंट नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए। यह आपका चैनल है, मेरा चैनल नहीं है, ये आपका चैनल है और आपको इसे सपोर्ट करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है 8वां प्रश्न, उत्पादक कौशलम अस्ति, इनमें से कौन सा उत्पादन कौशल है? संभाषणम लेखनम च, श्रवणम पठनम च, पठनम लेखनम च, श्रवणम संभाषणम च। देखिए उत्पादक कौशल के बारे में हमने कहा था कि जिससे कोई चीज़ बाहर निकलता है। तो चलिए हम ऑप्शन से ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर सुनना जो होता है, यहाँ देखिए जो सुनना होता है वो अंदर लेता है, जो पढ़ना होता है वो भी अंदर आता है। जो सुनना होता है वो अंदर आता है, यानी बोलना और लिखना बाहर निकाला जाता है। तो ये उत्पादक कौशल हुए। 9वां प्रश्न है अधस्तनेषु कस्मिन् विधौ मातृभाषाया व्यवधानम न अपेक्षेत, यानी इनमें से जो नीचे दिया गया है इनमें से मातृभाषा में किसमें से बाधा नहीं पहुंचेगी, यानी किसमें व्यवधान का मतलब होता है समस्या नहीं आएगी। द्विभाषीय विधो बाइलिंगुअल मेथड से, या श्रव्यभाषी विधो यानी ऑडियो लिंगुअल मेथड से, या स्वाभाविक विधो नेचुरल मेथड से, या डायरेक्ट मेथड जिसे प्रत्यक्ष विधो कहते हैं। तो इसका सही बात है या सही जवाब है कि जब बच्चा डायरेक्टली भाषा को सीखता है, प्रत्यक्ष माहौल में रह के सीखता है, तो ऐसे में उसे किसी प्रकार की समस्या नहीं आती है। अगला प्रश्न है कठोराभ्यास निम्नलिखितेषु कस्य मुख्य पद्धति अस्ति। कठोर अभ्यास या कड़ी मेहनत किसके मुख्य पद्धति है, यानी किसकी मुख्य नियम है, या कहें कि किसमें कठोर अभ्यास की जरूरत पड़ेगी। समग्र भाषा पक्षस्य, संप्रेषणात्मक पक्षस्य, व्याकरण अनुवाद विधेय, क्रीड़ा विधेय। तो आपने देखा था, हमने कहा था अंग्रेजी और संस्कृत के बारे में हमने बात की थी। तो जब आपने देखा था कि हमें ग्रामर को पहले समझना पड़ता है, उसे अनुकरण करना पड़ता है, उसका अनुवाद करके सीखना पड़ता है, तो हमें कितनी सारी समस्याएं आती है। आप इंग्लिश की बात करें
तो बच्चे क्या करते हैं, पहले ट्रांसलेशन सीखते हैं, ग्रामर सीखते हैं, तब जा कर के लैंग्वेज सीखते हैं। तो इसमें कठोर अभ्यास की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है, कश्चित अध्यापक कांचित शब्दान अष्टपत्या श्याम पटले लिखिति, यानी कोई अध्यापक कुछ शब्दों को साफ साफ श्याम पट यानी ब्लैक बोर्ड में लिखता है। छात्रास्तान स्वलेखनम पुस्तिकानयाम लिखन्ति, और बच्चे उन्हीं लिखे गए शब्दों को अपने कॉपी में लेखन पुस्तिकायाम लिखन्ति लिखते हैं। वर्तनी शिक्षण प्रविधिषु निम्नलिखितेषु क प्रविधि सर्वोत्तमा आसी, यानी ये जो बात यहाँ पर की जा रही है, इन शिक्षण विधियों जो नीचे दिया गया है किसके लिए सर्वोत्तम बैठता है, यानी किसका सबसे अच्छा है। तो ये होता है प्रतिलेखन विधि, यानी कि यदि बोर्ड से कोई लिखा, कुछ बताया, पढ़ा लिखा या कुछ भी बताया, तो इस प्रकार के विधि को प्रतिलेखन विधि कहा जाता है, देख करके बोर्ड से लिखना। नेक्स्ट है 12वां प्रश्न, लेखन प्रक्रियाया अवस्थानाम समुचितम कर्मम चिनूत, यानी यहाँ जो क्रम बनाया गया है इसमें से सबसे पहले आपको कौन सा होगा, उसके बाद कौन सा होगा, तो एक सही क्रम में आपको बैठाना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि सबसे पहले क्या होता है। मान लीजिए लिखेंगे कोई चीज़ पर, हमें किसी मुद्दे पर लिखना है, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में उसका विचार आना चाहिए। तो हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए, लिखने का विचार, हमें क्या लिखना है। मान लीजिए हमें किसी घटना पर लिखनी है बात, तो उस घटना का विचार हमारे दिमाग में ब्रेनस्टॉर्मिंग होना चाहिए, ठीक है। तो हम देखेंगे सी ऑप्शन वाला कौन कौन है। तो सी ऑप्शन वाला है ऑप्शन नंबर 1 और 2। दूसरा बात हम देखेंगे कि हम जो लिखेंगे उसका हम तैयार करेंगे रूपरेखा, उसका हम क्या तैयार करेंगे, रूपरेखा। तो आपने इस तरह देखा कि ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। फिर हम आगे बताते हैं आपको, रूपरेखा हमने निर्माण कर लिया, तो हम बनाएंगे उसका ड्राफ्ट, यानी उसका प्रारूप बनाएंगे, मॉडल बनाएंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे पुनर्वलोकन, एक बार रिवाइज कर लेंगे कि क्या हमने जो रूपरेखा बनाया वो सही बना है। उसको देखने के बाद हम क्या करेंगे, यदि कुछ गलतियां रह गई है तो उसे हम करेंगे त्रुटि शोधनम, यानी जो भी समस्या है उसे सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद हमारा काम फाइनल हो जाएगा। तो इस तरह हमारा आंसर नंबर ए सही हो गया। नेक्स्ट है, एका शिक्षक अष्टम कक्षायां 10 वाक्यानां अनुच्छेदम स्वछात्रान् प्रति स्वस्वरम पठति, यानी एक शिक्षक 8वां कक्षा में 10 वाक्यों का जो अनुच्छेद है अपने छात्रों के सामने मधुर स्वर में पढ़ता है। एवं तान अवधानम दत्वा श्रोतुम निर्दिश्यति, तब उसे कहता है ध्यान से मेरे बातों को सुनो, निर्देश देता है। छात्रे तम अनुसृत्यम अनुच्छेदम पुनर्लेखनीयम यत्र यथावत शब्द लेखनस आवश्यकता नास्ति, तब वो छात्रों को कहता है तुमने जो अनुच्छेद को सुना उसे फिर से लिखो, लेकिन जैसा मैंने यथावत मतलब जिस प्रकार हमने कहा उस प्रकार लिखने की जरूरत नहीं है। ते अनुमानम कल्पना श्रेतुम स्वतंत्रता भययु, तुम सभी अनुमान से, कल्पना से जिस प्रकार तुमने सुना है अपने स्वतंत्र शब्दों में लिखने की जरूरत है, तुम लिख सकते हो। अयम गतिविधि किम कथ्यते, यानी किसी घटना के बारे में बच्चों को स्वतंत्र रूप से लिखने की बात करता है, तो इस प्रकार के श्रुति लेखन को कहा जाता है अनुच्छेद श्रुति लेखन। नेक्स्ट है, भाषा संदर्भे निम्नलिखितेषु किम सत्यम नास्ति, भाषा के संबंध में
निम्न नीचे जो दिए गए हैं क्या सत्य नहीं है। पहला ऑप्शन है प्रत्येक भाषायाम लिपि भवति, प्रत्येक भाषा की लिपि होती है। यहाँ हमें नेगेटिव वर्ड खोजने हैं। दूसरा है भाषायाम भाषा अर्थम लिपि अनिवार्या नास्ति, भाषा के अर्थ के लिए लिपि की जरूरत नहीं है। और तीसरा है प्रत्येक भाषायाम व्याकरण अस्ति, भाषा मुख्यतः भाष्येत, यानी भाषा मुख्यतः बोली जाती है। तो इसका सही है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन इसके अनुसार कि प्रत्येक भाषा की लिपि होती है, ये बात गलत है। हमने शुरू में कहा था अंगिका हो गया, कोट्टा हो गया, फिर हिंदी है, और भी एक दो भाषा जैसे संस्कृत है, गुजराती है, तो इन सब की लिपि जो है वो देवनागरी है। तो हमने ये जाना, यानी हमने ये जाना कि एक लिपि से कई भाषाएं हो सकती हैं, तो प्रत्येक भाषा की लिपि की ज़रूरत नहीं है। तो यही तो ऑप्शन गलत हुआ ना। दूसरा ये कहता है भाषा के अर्थ के लिए लिपि अनिवार्य नहीं है। देखिए लिपि तो लिखने के लिए ना है, अर्थ के लिए तो नहीं है। प्रत्येक भाषायां व्याकरणम अस्ति, ये बात सही है, हर भाषा की अपनी व्याकरण है। भाषा मुख्यतः बोले जाने के लिए होता है। और इस वीडियो का ये, यानी इस मैराथन वीडियो का ये आखिरी सवाल है। छात्रा लेखनस्य बहुभ्य अस्त्रेभ्य गच्छन्ति, लेखनम प्रति ऐसा अवधारणा किं कथ्येत, किं कथ्यते। लड़कियां लेखन के लिए बहु स्तर पर जाती हैं, मतलब विभिन्न प्रकार से लिख सकते हैं, उन्हें छूट है कि कई प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार की अवधारणा को क्या कहा जाता है? तो इस प्रकार की अवधारणा को प्रक्रिया अवधारणा कह सकते हैं। कहने का मतलब यदि कुछ छात्राएं लिख रही हैं तो कई स्तरों को पार करेगी, कई प्रकार के स्तरों को पार करेगी, तो उसे कहा जाता है प्रक्रिया अवधारणा। अच्छा, अभी और प्रश्न है, एक दो देख लेते हैं, मुझे लगा 15 ही है। यदि छात्रा कस्मिंश्चित् गतिविधौ लग्ना सन्ति तदा शिक्षस्य ते सह पारंपरिक व्यवहार, यानी कि यदि कोई बच्चा, कोई लड़की किसी गतिविधि में लग्न है, तब एज ए शिक्षक आपका किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए? तो संदर्भानुसार भाषाया संप्रेषणस् च विकासे सहायक भवति, यानी आपका विचार ऐसा होना चाहिए कि संप्रेषण हो सके ज़्यादा से ज़्यादा, उसका विकास हो सके और संदर्भ के अनुसार बात हो सके। तो इससे बेहतर क्या हो सकता है? अगला है यस्याम अवस्थायाम देवीत्रयामास्यस्, यानी 3 महीने में नवजात शिशु मुक्त स्वर ध्वनिम जनितुम शक्नोति सा कथ्यते, यानी वह उस अवस्था जो कि 3 मास का एक बच्चा है, नवजात है, मुंह से जो ध्वनि निकालेगा या ध्वनि निकाल सकेगा उसे हम क्या कहेंगे? बैबलिंग कहेंगे, या कुइंग कहेंगे, या मॉर्फिम कहेंगे, या एक शब्द उच्चारण कहेंगे। तो हमने इसके बारे में पढ़ा है, तो इसे हम कहेंगे कुइंग, यानी बलबलाने से पहले की अवस्था। नेक्स्ट है भाषा कार्ये शिक्षक मेनू कार्ड इत्यस्य प्रयोग करोति एतत् मेनू कार्ड। यहाँ मेन कार्ड नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा मेनू कार्ड, मेनू कार्ड। ठीक है, इसे आप सही कर लेंगे। तो क्या शिक्षक के भी मेनू कार्ड होते हैं? तो हाँ, बिल्कुल शिक्षक के मेनू कार्ड होते हैं। आपने एक शिक्षक को देखा होगा, उसके पास एक पेज है, उसमें यहाँ एप्पल का चित्र है, यहाँ बॉल का चित्र, यहाँ इस तरह का कुछ चित्र वाला वो चीज़ लेकर के ABCDE वाला सब लाया है। उसमें फ़ोटो भी है, उसमें नाम लिखा हुआ भी है, तो इसे भी हम कहते हैं मेनू कार्ड। ठीक है, तो ये क्या है? प्रौद्योगिकी प्रयोगाय एतत्तु प्रासंगिक सामग्री। जी हाँ,
ये एक प्रकार की प्रासंगिक सामग्री ही है और प्रासंगिक सामग्री को हम कहते हैं TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, और हमारे चैनल को कहते हैं TLC, टीचर्स लर्निंग सेंटर, और जिसे करने हैं आपको सब्सक्राइब। जिसे क्या करने हैं? सब्सक्राइब। 19वां सवाल है उपचारात्मक अध्यापनम अस्ति। उपचारात्मक अध्यापनम तब होता है जब आप निदानात्मक परीक्षा कर लेते हैं, यानी आप जांच कर लेते हैं कि क्या समस्या आ रही है। जब आपने समस्या का पता लगा लिया तो उसे कहते हैं निदानात्मक परीक्षण, और उसके बाद ही करते हैं उपचारात्मक परीक्षण। तो यहाँ क्या लिखा गया? 4 नंबर ऑप्शन देखिए, यत निदानात्मक परीक्षाया पश्चात क्रियते, यानी जब निदानात्मक प्रक्रिया हो जाती है उसके बाद उपचारात्मक प्रक्रिया लगाते हैं। और नेक्स्ट है निम्नलिखितेषु किंग संज्ञानात्मक शैक्षणिक सक्षमता अस्ति, यानी कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, जिसे काल्प कहा जाता है, और काल्प पर से फुल फॉर्म के प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसके बारे में आपको बताने हैं। किसको कहा जाता है? जन्म दिवसांते दैनिकी लिखनम, यानी जन्म दिवस के ऊपर में कुछ लिखिए, उसका लिखना है। जलवायु परिवर्तनस जनजीवने प्रभाव इत्यस्मिन् विषये समाचार पत्राय लेखस्य लेखनम, यानी जलवायु परिवर्तन के बारे में समाचार पत्र से देखिए कि क्या जीवन पर प्रभाव पड़ रहा है उसका। समीपस्थ नगरे मनोरंजनम उद्यानम पर्यटन स्थल विषय सहपाठी भी वार्तालाप, या आपसे ये कहा गया है कि बगल के नगर में जो मनोरंजन उद्यान है, पार्क है, उसके बारे में सहपाठियों से बात कीजिए। या ये कहा गया है कस्मिन् चिद भोजनालय भोजना आदेशाय भोजन सूचे अध्ययनम, यानी भोजन मंगाने के लिए जो मेनू कार्ड होता है उसके बारे में अध्ययन। तो ये किसके बारे में कहा जा रहा है? काल्प के बारे में। तो ये कहा जा रहा है जलवायु परिवर्तन के बारे में आप बात कीजिए, पेपर में पढ़िए कि लोगों की ज़िंदगी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस प्रश्न द्वारा समाज से बच्चों को जोड़ा जा रहा है, ठीक है, और उसमें संज्ञानात्मक शैक्षणिक क्षमता की वृद्धि होती है। तो कैसा लगा आज का वीडियो? उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को दबा लें। आपको अच्छी वीडियो हमेशा मिलते रहेंगे। हमारे 2 चैनल है, एक तो टीचर्स लर्निंग सेंटर है और दूसरा है द इल्यूजन। तो द इल्यूजन आपका 1000 सब्सक्राइबर्स यानी 3000 से ऊपर हो गया है, जो कि आपने सपोर्ट किया। इसमें अभी हमें 1000 की ज़रूरत है ताकि हम लाइव आ सकें। तो आपके सपोर्ट की हम कामना करते हैं और आपके अच्छे मार्क्स भी सीटेट में आने की कामना करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।